नमस्कार दोस्तों, मैं रोके डाडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसे मुकाम पर है कि जब बात पॉलिटिक्स की आ जाती है और जब बात पॉलिटिशियन की आ जाती है तो अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी उन पर हाथ डालने से पहले डरते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये डर लगा रहता है तो आखिर वो इंसान ही, उनको भी ये डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि ये नेता हैं, अपने रुतबे में आके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करें और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और इसीलिए इसको जो सफर करना पड़ता है, इसका जो भुगतान भुगतना पड़ता है, वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। कई बार आम जनता को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि वो जिंदगी भर सिर्फ पछताने के अलावा और उनके पास कोई काम नहीं होता कि काश इन राजनेताओं के पचड़ों में नहीं पड़े होते या इन राजनेताओं से उनका कोई संबंध नहीं होता तो अच्छा होता। आज की जो वारदात है वो इसी चीज को साबित करती है कि जब पार्टीज और जब राजनीतिक पार्टी और जब राजनेता सामने आते हैं और शामिल होते हैं किसी वारदात में, तो इसका भुगतान और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगतती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से आ सके। और इसके साथ ही वारदात के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की जो वारदात है ये वारदात है 8 दिसंबर 2021 की। आज की जो वारदात है ये वारदात है उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर की। उन्नाव शहर में एक कॉलोनी है कांशीराम कॉलोनी। कांशीराम कॉलोनी में पूजा गौतम नाम की लड़की रहती है, उम्र 22 साल, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। पूजा गौतम जो है वो दलित परिवार की लड़की है। बात आती है 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को दोपहर का टाइम होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मैं बाहर होके आती हूँ, मुझे अपनी एक सहेली से मिलना है और इसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। जब वो जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि एक काम करना, थोड़ा सा जल्दी आ जाना क्योंकि कुछ काम पेंडिंग है। वो हाँ कह के और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद शाम हो जाती है। शाम के बाद जब शाम हो जाती है और पूजा घर नहीं आती तो उसकी माँ कल्याणी देवी पूजा को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। जब फोन स्विच ऑफ जाता है तो तब कल्याणी को टेंशन होती है कि उनकी बेटी आखिर है कहाँ। इसके बाद वो अपने पति मुकेश गौतम को ये बात बताते हैं और कहते हैं कि बेटी जो है वो दोपहर की गई हुई है, बोलकर गई थी कि थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। इसके बाद पूजा के जो भी दोस्त थे उन दोस्त को फोन लगाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, जो भी सहेलियां थी, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। और पूजा के बारे में हर शख्स यही कहता है कि नहीं, आज तो वो मिले ही नहीं। इस बात पर उनको टेंशन होती है और टेंशन होने के साथ ही वो कांसीराम एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस वाले ये कहकर उनको टाल देते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वो बालिग है, हो सकता है उसका कोई अफेयर हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। कमाल की बात है कि जब भी हमारे उसमें एक कानून है कि जब भी कोई मिसिंग कंप्लेन या कोई ऐसी कंप्लेन लिखवाने आता है तो पुलिस का पहला फर्ज यही बनता है कि पुलिस कंप्लेन लिखी जानी चाहिए। मैटर जो भी है, अगर आगे जाके ये भी पता चलता है कि हाँ भाई लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है तो भी समझ में आता है, लेकिन कंप्लेन बनती है क्योंकि अगर घर वालों को डाउट है कि उनकी बेटी मिसिंग है और उसका कुछ पता नहीं है तो कंप्लेन लिखी जानी चाहिए। लेकिन कोई फायदा नहीं, कानून है वो सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं। यहाँ भी पुलिस जो है वो घर भेज देती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी बालिग है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी, तो वो कंप्लेन नहीं लिखते। घर वाले गिड़गिड़ाते हैं लेकिन पुलिस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद माँ बाप बेचारे पुलिस वालों के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि साहब मिसिंग कंप्लेन तो लिख लीजिए। तब जाके पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेन लिखते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति। उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया जाता, कोई इसको ढूंढा नहीं जाता है और अकेले माँ बाप ही हैं जो अपनी बेटी को ढूंढने में लगे हुए थे। अब पूजा के घर वाले अपने तरीके से ढूंढने लगे हुए हैं। पूजा की माँ जो है वो आश्रम जाती है, चूंकि वहां पर एक दिव्यानंद आश्रम है। चूंकि किसी ने बताया था कि पूजा को जो है वो दिव्यानंद आश्रम की तरफ जाते हुए देखा जाता है, तो वो दिव्यानंद आश्रम जाते हैं और आश्रम जाने के बाद जो आश्रम का प्रहरी होता है उसको बताते हैं कि वो अपनी बेटी को ढूंढने आए हैं। लेकिन
वो जो व्यक्ति होता है वो आश्रम खोल देता है और वो अपनी बेटी को ढूंढते हैं, लेकिन उनकी बेटी का वहां पर कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद ही दिव्यानंद आश्रम के साथ ही एक तिमंजिला बिल्डिंग जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, उसके बारे में उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बिल्डिंग में अपनी बेटी को ढूंढ लेने दीजिए। तब वो जो प्रहरी है वो मना करता है और कहता है कि इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है, और दूसरी चीज इस बिल्डिंग पर ऑलरेडी केस चल रहा है, तो इस बिल्डिंग को खोलने की परमिशन हमें नहीं है। उसकी जो माँ है वो बहुत गिड़गिड़ाती है, बड़ा विनती करती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रहरी जो है वो मना कर देता है। कल्याणी गिड़गिड़ाती है, विनती करती है, लेकिन उस प्रहरी पर कोई असर नहीं होता। कहीं ना कहीं कल्याणी को ये लग रहा था कि उनकी बेटी जो पूजा है, पूजा का जो मिसिंग कंप्लेन है वो इसी आश्रम के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं है, और इसीलिए वो चाह रही थी कि कम से कम वो आसपास के एरिया में अपनी बेटी को ढूंढे, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। प्रहरी जो है वो मानता नहीं है, और इसके बाद कहीं ना कहीं कल्याणी को एक चीज और भी लग रही थी कि जो उसकी बेटी मिसिंग है उसमें राजौल सिंह का हाथ है। अब राजौल सिंह के बारे में आपको बता दूं कि राजौल सिंह जो है समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता फतेह बहादुर सिंह का बेटा है, काफी रुतबा रखते हैं वो। तो कहीं ना कहीं कल्याणी को ये डाउट हो रहा था कि उनकी बेटी की गुमशुदगी में राजौल सिंह का हाथ है। अब ये चीज जब है पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वालों को भी ये चीज बताते हैं कि कहीं ना कहीं राजौल सिंह का हाथ हमारी बेटी की गुमशुदगी में हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कोई स्टेप नहीं लेती है, जबकि नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाने की जो पेरेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस राजौल सिंह से पूछताछ तो बहुत दूर की बात है, मिसिंग कंप्लेन में भी और कंप्लेन में भी, एफआईआर में भी राजौल सिंह का कहीं कोई नाम नहीं लिखते। राजौल सिंह का कहीं कोई नाम ही नहीं आता, ना उससे पूछताछ की जाती है। माँ बाप बेचारे उसी तरीके से परेशान रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, अपने लेवल पर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। उनकी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चलता, और ऐसे करते करते पूरा 1 महीना गुजर जाता है, और आ जाती है 10 जनवरी 2022 की बात। इसके बाद कल्याणी जो है वो एक बार फिर पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहती है कि मेरी जो बेटी की गुमशुदगी है वो दिव्यानंद आश्रम के आसपास ही है, और इसमें राजौल सिंह का पूरा हाथ है। मुझे पूरा शक है कि राजौल सिंह इसमें इन्वॉल्व है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो 10 जनवरी को एक रिपोर्ट लिखती है, रिपोर्ट में फिर नामजद रिपोर्ट लिखती है, राजौल सिंह का नाम भी लिखती है, लेकिन उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस वाले फिर बिल्कुल ही अनसुना केस को करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि वो किसकी बात कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे मामला जो है वो गरमाने लगा, अब धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा, क्योंकि ये मामला अब मीडिया तक भी पहुंचा, न्यूज़पेपर्स में भी पहुंचा, और अब ये थोड़ा सही अब ये धीरे धीरे मामला जो है वो मीडिया में आने लगा। जब ये मीडिया में आने लगा तो उसके बाद 24 जनवरी 2022 की बात है, अखिलेश यादव उन्नाव शहर पहुंचते हैं। जब उन्नाव शहर पहुंचते हैं तो जो पूजा की मां है कल्याणी, वो आत्मदाह करने की कोशिश करती है अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे, और कहती है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब ये बात सामने आती है तो फिर मीडिया में और ज़्यादा ये चीज़ तूल पकड़ लेती है, और न्यूज़पेपर में ये बातें छपने लग जाती हैं, और इसके बाद राजनीतिक पार्टियां और भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो मैदान में आ जाती हैं, और उस बेटी के इंसाफ के लिए मांग करने लग जाती हैं। तब जाकर पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी जाती है, और इसके बाद फिर पुलिस वाले कार्रवाई शुरू करते हैं। लगभग 1.5 महीना हो जाता है, और 1.5 महीने तक पुलिस भी सोई रहती है, और उसकी कल्याणी की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, और ना ही पूजा को ढूंढा जाता है। लेकिन अखिलेश यादव के जाने के बाद जब बाकी और राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव होती हैं और इस केस को उछालती हैं, तब उसके बाद पुलिस को समझ आता है, क्योंकि जब ये केस मीडिया में जाता है, न्यूज़पेपर्स में जाता है, तो फिर उन्नाव शहर की पुलिस ही नहीं, बड़े बड़े आला अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उनको हिदायत दी जाती है, और इसी के चलते कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड भी होते हैं। इसके बाद अब पुलिस जो है वो सीरियसली इस केस की कार्रवाई में दिलचस्पी लेने लग जाती है। राजौल सिंह से पूछताछ की जाती है, लेकिन राजौल सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लगभग 24 घंटे पूछताछ चलती है, लेकिन राजौल सिंह जो है वो ये तो कबूल करता है कि हाँ वो पूजा को जानता है, ये भी कबूल करता है कि हाँ वो पूजा से मिलता भी था, लेकिन पूजा की गुमशुदगी को लेकर
वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि हाँ एक काम करो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं 1 हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि पूजा को ढूंढ कर ले आऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसके बाद राजौल सिंह को जाने दिया जाता है, क्योंकि राजौल सिंह के खिलाफ पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद पूजा का नंबर निकलवाया जाता है और पूजा के नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। जब पूजा के नंबर की सीडीआर निकलती है तो पता चलता है कि पूजा की राजौल सिंह से हमेशा बात होती है, घंटों घंटों बात होती है। जब ये चीज सामने आती है तो फिर राजौल सिंह को एक बार फिर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तब राजौल सिंह ये एक्सेप्ट करता है कि यस वो पूजा को जानता था। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि यस उसके पूजा के साथ रिलेशन भी थे, लेकिन पूजा कहाँ है इस बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। अब पुलिस के फिर हाथ खाली थे, क्योंकि राजौल सिंह कुछ भी नहीं उगलता है। लेकिन इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस राजौल सिंह के कॉल डिटेल्स निकालती है, लोकेशन निकालती है, तो कई बार वो लोग पूजा और राजौल सिंह की लोकेशन एक साथ दिखाई गई। जिस दिन पूजा गायब हुई थी उस दिन भी राजौल सिंह और पूजा की फोन लोकेशन एक जगह दिखाई जाती है। इसके बाद राजौल सिंह के फोन कॉल्स में एक और नंबर निकलता है जिस पर राजौल सिंह की बहुत बात होती है। जब उस नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये सूरज सिंह का है, जो कि हरदोई का रहने वाला है। अब पुलिस राजौल सिंह को साइड करती है और इसके बाद सूरज सिंह को धीरे से अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पुलिस स्टेशन में लेकर आने के बाद पूछताछ की जाती है। शुरू में तो सूरज सिंह जो है वो गुमराह करता रहता है, कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है और बहुत सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर सूरज सिंह एक ऐसी कहानी बताता है जिसके बारे में जब पूजा के घर वालों ने सुना तो वो कहने लग गए कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इसमें राजौल सिंह का हाथ हो सकता है। अब सूरज सिंह बताता है कि 8 दिसंबर 2021 को राजौल सिंह जो है, राजौल सिंह पूजा को हरदोई के पास जो फ्लाईओवर है वहां पर मिलने के लिए बुलाता है। पूजा उससे मिलने जाती है और उस समय पर सूरज सिंह जो है वो उन दोनों के साथ होता है। इसके बाद पूजा जो है वो कार के अंदर बैठ जाती है और राजौल सिंह से बात करने लग जाती है। बात करते करते उनमें बहस होने लग जाती है। सूरज सिंह कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं कार के बाहर था। उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, ये बात मुझे समझ में जरूर आ रही थी, लेकिन किस बात पर लड़ाई हो रही थी ये सूरज सिंह ने नहीं बताया। इसके बाद सूरज सिंह बैठ जाता है, राजौल सिंह होता है और पूजा होती है और वो तीनों के तीनों दिव्यानंद आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। आश्रम की कुछ दूरी पर ही जाते हैं कि पूजा और राजौल सिंह में फिर से एक बार बहस होती है और बहस इतनी बुरी तरीके से होती है कि राजौल सिंह पूजा की पिटाई करने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है और एक डंडे से उसके सिर पर वार करता है। जब सिर पर वार करता है तो पूजा बेहोश हो जाती है। अब उसको लगता है कि शायद पूजा मर चुकी है। इसके बाद राजौल सिंह उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उनको समझ नहीं आता कि अब वो लाश का क्या करें। इस तरीके से वो लाश को अपनी गाड़ी में ही रख के काफी समय तक यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि अंधेरा हो जाए तो उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया जाए। सूरज सिंह उनके साथ उस टाइम पर हर कदम पर साथ में था। इसके बाद जब रात हो जाती है और देर रात हो जाती है, रात के लगभग 3 बजे, क्योंकि ठंड के दिन थे तो आसपास जो है माहौल बिल्कुल सुनसान होता है। रात के 3 बजे वो दिव्यानंद आश्रम जाते हैं और दिव्यानंद आश्रम के पीछे ही राजौल सिंह के फादर का एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था और उस खाली प्लॉट में एक गड्ढा खुदा हुआ था लगभग 9 फीट गहरा, जिसमें टैंक बनवाना था। राजौल सिंह और सूरज सिंह मिलकर दोनों पूजा की लाश को उस गड्ढे में दफन करते हैं और मिट्टी उसमें डाल देते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन राजौल सिंह कुछ मजदूरों को बुला के और उस गड्ढे में पूरे तरीके से मिट्टी डलवा देता है और कहता है कि अब यहाँ पर टैंक नहीं बनना है और उस गड्ढे को पूरा समतल कर दिया जाता है। जब ये चीज पता लगती है तो फिर पुलिस वाले कुछ मजदूरों को बुलाकर और सूरज सिंह को साथ में लेकर उस जगह पर जाते हैं जो जगह सूरज सिंह ने बताई थी और सूरज सिंह की निशानदेही पर उस गड्ढे की खुदाई की जाती है। जब खुदाई की जाती है तो लगभग 9 फीट गड्ढा खोदा जाता है और उसके बाद वहां से इंसानी कंकाल निकलते हैं। अभी तक ये नहीं पता होता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन उसके बाद पुलिस उस कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए और डीएनए के लिए भेज देती है। डीएनए जब मैच करवाया जाता है तो पूजा के पेरेंट्स के साथ वो डीएनए मैच हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि ये उनकी ही बेटी पूजा की ही लाश है।
और इसके साथ ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि पहली बात तो पूजा जो है वो सेक्सुअली एक्टिव थी। दूसरी चीज, पूजा के सर पर भारी चीज से वार किया गया था। इसके बाद तीसरी चीज की उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी और इसके साथ ही उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ था। अब इसके बाद राजौल सिंह को फिर गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद राजौल सिंह से पूछा जाता है। राजौल सिंह एक एक जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि हाँ, मेरे पूजा के साथ संबंध थे, हाँ मेरे पूजा के साथ प्रेम संबंध थे, हाँ मेरे पूजा के साथ फिजिकल रिलेशन भी थे, हाँ उस दिन पूजा मुझे मिलने भी आई थी, लेकिन मैंने पूजा का कत्ल नहीं किया। वो कत्ल की बात कबूलता ही नहीं है। पुलिस जो है दोनों को, सूरज सिंह और राजौल सिंह को हिरासत में ले लेती है और उनको जेल भेज देती है। इसके बाद चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट जो है, केस जो है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभी तक राजौल सिंह ने ये कबूला ही नहीं है कि उसने पूजा की हत्या की है। और अभी भी ये केस जो है वो एक तरीके से साफ है कि राजौल सिंह ने पूजा की हत्या की है, लेकिन राजौल सिंह के मुंह से पुलिस जो है वो ये कबूल करवाने में नाकामयाब रही है कि पूजा की हत्या राजौल सिंह ने की है। तो एक ऐसी कहानी जो सामने है, एक ऐसी वारदात जो बिल्कुल सामने है, लेकिन कबूलनामा नहीं है। आज भी कोशिश जारी है, लेकिन साक्ष्य सारे हैं। पूजा की लाश भी मिल चुकी है, उसके बाद भी मुजरिम जो है वो कबूल ही नहीं कर रहा है कि उसने पूजा की हत्या की है। अब देखते हैं कि ये केस कहाँ तक जाता है और कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देती है। जैसे ही कोई डिसीजन आएगा डेफिनेटली आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो ये थी पूरी एक अनसुलझी सी कहानी जिसमें अभी भी डिसीजन आना पेंडिंग है, जिसमें अभी भी कुछ चीज़ें साफ होनी बाकी है। जैसे ही चीज़ें साफ होती हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात के बारे में आपकी क्या राय है ये जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों मंडे को फिर एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।